नमस्ते, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम टॉप इंडस्ट्री सोर्सेस से मिली अहम जानकारियों को खंगालने वाले हैं और देखेंगे कि 2026 में एक मुनाफे वाला न्यूज़लेटर बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और शून्य से मुनाफे तक के सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस पूरे रोड मैप को 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, सही प्लेटफॉर्म चुनना। दूसरा, हाई पेइंग निश यानी सबसे ज्यादा मुनाफे वाले विषय खोजना। तीसरा, बिल्ट इन मोनेटाइजेशन। और चौथा, बड़ी स्पॉन्सरशिप्स जीतना। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी कदम से, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव। अब देखिए, जब भी डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म चुनने की बात आती है तो सबस्टैक और बीहाइव के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। सबस्टैक का रेवेन्यू मॉडल काफी सीधा है। इसे शुरू करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वे पेड सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई का सीधा 10% हिस्सा ले लेते हैं। दूसरी तरफ बीहाइव का मॉडल क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई का 100% हिस्सा क्रिएटर के पास ही रहता है, यानी प्लेटफॉर्म फीस बिल्कुल शून्य। और यहीं पर असल पेंच है। जरा इस गणित को समझिए। शुरुआत में 10% शायद ज्यादा न लगे, लेकिन ये कैसे एक बहुत महंगा जाल बन जाता है ये जानना जरूरी है। मान लीजिए किसी न्यूज़लेटर के 5000 पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो हर महीने $10 दे रहे हैं, तो सबस्टैक की सालाना फीस $57,000 से भी ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, $57,000। इसके उलट बीहाइव के फिक्स्ड मंथली फीस मॉडल से मुनाफे में एक बहुत भारी बचत होती है। तो फिर सही विकल्प कौन सा है? खैर, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सबस्टैक उन राइटर्स के लिए एकदम सही है जो बिना किसी शुरुआती खर्च के सिर्फ अपने लिखने पर ध्यान देना चाहते हैं और एक बनी बनाई कम्युनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन सोर्सेस के अनुसार अगर न्यूज़लेटर को एक असली डिजिटल बिजनेस एसेट बनाना है, जहां एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर पूरा कंट्रोल हो और भविष्य में डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेचने हो, तो बीहाइव एक स्पष्ट विजेता बनकर उभरता है। चलिए, प्लेटफॉर्म तो तय हो गया, लेकिन अब एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल सामने आता है। वास्तव में वो कौन से न्यूज़लेटर निश या विषय हैं जो सच में मोटी कमाई कराते हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस तैयार करते हैं? और यहीं से हम प्रवेश करते हैं हमारे दूसरे चरण में, हाई पेइंग निश। देखिए, कड़वा सच ये है कि विज्ञापनदाताओं की नज़र में सभी ऑडियंस की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। कुछ विषय बहुत ज्यादा पैसा खींचते हैं। उदाहरण के लिए, फाइनेंस न्यूज़लेटर्स को वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से विज्ञापन मिलते हैं जो 50 से $100 प्रति 1000 इम्प्रेशंस यानी सीपीएम तक प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। इसी तरह एआई और B2B SaaS कैटेगरीज में भी एडवर्टाइजर्स के पास बहुत भारी बजट होता है। लेकिन रुकिए, अवसर सिर्फ इन्हीं जाने माने विषयों तक सीमित नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि 2026 के लिए कुछ ऐसे निश भी हैं जो अत्यधिक लाभदायक हैं, पर उन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है। जैसे कि AI फॉर स्पेसिफिक निश, यानी किसी खास प्रोफेशन के लिए AI। इसके अलावा लॉन्जेविटी एंड एंटी एजिंग, रिमोट वर्क और फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कैटेगरीज तेजी से बढ़ रही हैं। स्पॉन्सर्स की नज़र इन पर है, लेकिन अभी यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ये एक शानदार मौका हो सकता है। तो अब मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म और नीश दोनों सेट हो गए। अब आते हैं तीसरे चरण पर, बिल्ट इन मोनेटाइजेशन टूल्स, यानी वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे असल में पैसा बनेगा। आज के दौर में जब सर्च ट्रैफिक में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है, किसी भी सुरक्षित बिजनेस के लिए आमदनी के कई स्रोतों का होना बहुत जरूरी है। बीहाइव इसी चुनौती को हल करते हुए 4 मुख्य रास्ते देता है। पहला, 0% फीस के साथ पेड सब्सक्रिप्शन। दूसरा, उनका अपना इन हाउस एड नेटवर्क। तीसरा, बूट्स प्रोग्राम। और चौथा, सीधे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने की सुविधा। अब इनमें से बूस्ट्स नाम का फीचर वाकई में काफी दिलचस्प है। आसान भाषा में कहें तो ये एक पेड क्रॉस प्रमोशन मॉडल है। इसमें क्रिएटर्स एक नए सब्सक्राइबर के लिए अपनी कीमत तय करते हैं और फिर दूसरे न्यूज़लेटर्स उन्हें रेकमेंड करके वो पैसा कमा सकते हैं। एक ही समय में अपनी ऑडियंस बढ़ाना और पैसे कमाना, है ना कमाल का तरीका। हालांकि ये याद रखना होगा कि बीहाइव इन खास लेनदेन के लिए 20% की फीस लेता है। और अगर सीधे स्पॉन्सर्स चाहिए तो इनका इन हाउस एड नेटवर्क बहुत काम आता है। इसका वर्कफ्लो एकदम सरल है। पहले एक्सेस के लिए अप्लाई करें, फिर विज्ञापन प्लेसमेंट्स को स्वीकार करें और सीधे पैसे प्राप्त करें। मतलब खुद से स्पॉन्सर्स ढूंढने की कोई झंझट नहीं।
बस शर्त इतनी है कि इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए न्यूज़लेटर के पास कम से कम 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर्स होने ही चाहिए। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? बड़े मुनाफे के लिए हमें खुद बाजार में उतरना पड़ता है, और यही हमारा चौथा और सबसे अहम चरण है, बड़ी न्यूज़लेटर स्पॉन्सरशिप जीतना। बड़े ब्रांड्स तक पहुंचने के लिए आउटबाउंड सेल्स या कोल्ड ईमेल्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर कोल्ड ईमेल सीधे कचरे के डिब्बे में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि कोल्ड ईमेल का मकसद सिर्फ बातचीत शुरू करना होता है, पहली ही बार में डील पक्की करना नहीं। ये ईमेल्स अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे स्पॉन्सर की समस्याओं के बजाय सिर्फ अपनी और अपने मैट्रिक्स की तारीफ करते हैं। उनका ब्रांड के साथ अलाइनमेंट साफ नहीं होता, या फिर वे बहुत जल्दी बहुत बड़ी रकम मांग लेते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? जरा इस सिंपल सी सब्जेक्ट लाइन पर गौर कीजिए। पार्टनरशिप आइडिया, न्यूज़लेटर का नाम और ब्रांड का नाम, बस इतना ही। ये बिना किसी दबाव वाला लेकिन बेहद असरदार फॉर्मूला है। सोर्सेज के मुताबिक इसका उपयोग करने से रिप्लाई मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐड बेचने की कोशिश नहीं लगती, बल्कि एक आपसी सहयोग का प्रस्ताव लगता है। चलिए अब देखते हैं कि जैसे जैसे ऑडियंस का साइज बढ़ता है, ये ईमेल पिच करने की रणनीति कैसे विकसित होती है। इसे हम 3 अलग अलग लेवल्स में बांट सकते हैं। 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स के लिए डायरेक्ट पिच, 10,000 से 1 लाख के बीच डेटा लेड पिच और 1 लाख से ऊपर होने पर पार्टनरशिप पिच। सबसे पहले आती है डायरेक्ट पिच, जो छोटे और शुरुआती न्यूज़लेटर्स के लिए होती है। इसमें ईमेल को बिल्कुल छोटा और सम्मानजनक रखा जाता है। इसमें कोई घुमा फिराकर बात नहीं होती, बस एक सिंपल ऑफर होता है। इसमें एक बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप उनके प्रतिद्वंदियों की स्पॉन्सरशिप का उदाहरण दे सकते हैं। इससे सामने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि आपका न्यूज़लेटर उनके मार्केटिंग गोल्स के लिए एकदम सही फिट है। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार होता है, गेम बदल जाता है। अब आती है डेटा लेड पिच। इस स्तर पर ब्रांड्स ठोस सबूत देखना चाहते हैं, इसलिए ईमेल में लिस्ट का साइज, औसत ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट और ऑडियंस ओवरलैप जैसे जरूरी आंकड़े शामिल होने चाहिए। ये डेटा तुरंत एक सोशल प्रूफ बनाता है और सामने वाले की नज़र में विश्वसनीयता स्थापित करता है। और अंत में जब सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 लाख के पार पहुंच जाए, तब कोई भी सिर्फ विज्ञापन नहीं बेचता, तब बारी आती है पार्टनरशिप पिच की। इस मुकाम पर बड़े न्यूज़लेटर्स अफसरों को रणनीतिक गठबंधनों, को ब्रांडेड कंटेंट और लंबे समय तक चलने वाले विजिबिलिटी पैकेजेस में बदल देते हैं। यह ब्रांड्स को उनके सबसे आदर्श ग्राहकों के साथ गहराई से जुड़ने का एक शानदार मौका देता है। तो अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने लायक है। आज के समय में जब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम रातों रात बदल जाते हैं और एआई के कारण सर्च ट्रैफिक लगातार गिर रहा है, तो क्या 2026 में पूरी तरह से खुद के स्वामित्व वाला, खुद का कंट्रोल किया जाने वाला न्यूज़लेटर ही सबसे सुरक्षित और लचीला बिजनेस एसेट है? इस पूरे डेटा को देखने के बाद यह एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सीखते रहिए।